जय राजस्थान दोस्तों। जो हमारी अंतिम क्लास हुई थी वो हुई थी रणथंभौर के चौहानों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान। जालोर के चौहानों में कानड़ देव के बारे में पढ़ेंगे। भाइयों, जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। भाइयों, आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहानों के बारे में, कानड़ देव के बारे में। बात कर लेते हैं जालोर के चौहानों की। जालोर के चौहानों की बारे में जानने से पहले भाइयों हम देख लेते हैं जालोर की स्थिति। ये हो गया भाइयों अपना जालोर और ये हो गया बाड़मेर और यहीं से निकल रही है अरावली और यहाँ पर है भाइयों नाडौल वाली। भाइयों, जो जालोर क्षेत्र है इसका प्राचीन नाम था भाइयों जवालीपुर। जवालीपुर प्राचीन नाम है जालोर का। भाइयों, प्राचीन काल में एक ऋषि रहता था इसी जालोर वाले क्षेत्र में। इसका नाम था जवाली ऋषि। उस जवाली ऋषि के नाम पर ही पड़ा जालोर क्षेत्र का नाम जवालीपुर। प्राचीन काल में जानते थे जवालीपुर के नाम से हम जालोर को। अब बात कर लेते हैं भाइयों जालोर के किले की। जो जालोर का किला भाइयों जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है जालोर का किला। भाइयों, जो चौहान शासक यहाँ पे शासन कर रहे थे उनको सोनगरा चौहान कहते थे। सोनगरा चौहानों का शासन था जालोर पर। भाइयों, बात हो गई जालोर के किले की। अब बात कर लेते हैं जालोर के पास एक किला और पड़ता है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग भाइयों बाड़मेर में है और जालोर दुर्ग की कुंजी या प्रवेश द्वार कहते हैं सिवाना दुर्ग को। भाइयों, जैसे पहले राजा एक किला बनाते थे उस किले पे जाने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता होता था। उस रास्ते पे 5-6 किलोमीटर आगे एक और किला बनाते थे तो वो होता था कुंजी या प्रवेश द्वार। इधर से कोई बाह्य आक्रमण होगा तो जो शत्रु राजा होता था उसको पहले से कुंजी या प्रवेश द्वार में जो सैनिक तैनात हैं उनसे युद्ध करना होता, फिर वो अगले किले पर पहुंच सकता। जैसे अपने रणथंभौर का प्रवेश द्वार है झायन दुर्ग, उसी प्रकार से सिवाना दुर्ग है जालोर दुर्ग का प्रवेश द्वार या कुंजी कह सकते हैं। तो भाइयों, बात हो गई जालोर दुर्ग की और सिवाना दुर्ग की। अब बात कर लेते हैं कि चौहान वंश की नींव रखने वाला शासक कौन था जालोर में। तो भाइयों, बात कर रहे हैं हम चौहान वंश के संस्थापक की। नाडौल का एक शासक था भाइयों, नाम है अलहन। अलहन का एक पुत्र था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल चौहान ने भाइयों, बात है 1182 की। 1182 में चौहान वंश की नींव रखी और कीर्तिपाल चौहान बन गया जालोर के चौहानों का मूल पुरुष या संस्थापक। जालोर के चौहानों का मूल पुरुष संस्थापक कहा जाता है कीर्तिपाल को। 1182 में रखी थी भाइयों कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में नींव। तो बात कर लेते हैं भाइयों, कीर्तिपाल को एक व्यक्ति था, सभी जानते हो आप उनको, एक इतिहासकार था मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा की उपाधि दी। कीतु एक महान राजा कहा जाता था कीर्तिपाल को। संस्थापक था जालोर के चौहानों का। 1182 में रखी भाइयों नींव। अब बात कर लेते हैं कीर्तिपाल के बाद जो राजा बने थे उनकी। कीर्तिपाल के बाद शासक बना था समर सिंह, उसके बाद उदय सिंह, फिर उसके बाद चाचिंग देव,
फिर सावंत सिंह और फिर कानड़ देव। तो भाइयों, इन राजाओं ने अपना शासन शांतिपूर्ण किया था। जो कुछ हुआ कानड़ देव के शासन काल में हुआ। और आज हम बात करेंगे कानड़ देव की, जो जालौर के चौहानों के अंतिम और प्रतापी शासक थे, वीर शासक थे भाइयों कानड़ देव। तो बात करते हैं कानड़ देव चौहान की। बात करेंगे भाइयों कानड़ देव चौहान की। कानड़ देव चौहान भाइयों शासन काल था 1305 से लेकर 1311 तक। कानड़ देव चौहान अंतिम प्रतापी शासक थे। जालौर के चौहानों के शासन काल था 1305 से लेके 1311 तक। पत्नी का नाम था भाइयों मैना दे और पुत्र था वीरम दे। भाइयों, जो कानड़ देव के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कुछ ग्रंथों से मिलती है। ग्रंथ का नाम है कानड़ देवरो प्रबंध और दूसरा है वीरम देवरी बात। ये दोनों ग्रंथ भाइयों एक ही व्यक्ति ने लिखे थे। नाम है पद्मनाथ, जिनसे कानड़ देव के बारे में जानकारी मिलती है। ग्रंथ थे कानड़ देवरो प्रबंध और वीरम देवरी बात। एक ही व्यक्ति ने लिखे थे, पद्मनाथ ने। और भी इतिहासकार हैं भाइयों। एक था फरिश्ता और दूसरा मोनोत नैन्सी। दोनों इतिहासकार हैं भाइयों। इन्होंने भी कानड़ देव के बारे में कुछ बताया था। जो कानड़ देव और अलाउद्दीन के बीच में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में बताते हैं फरिश्ता और मोनोत नैन्सी। जो कानड़ देव के भाइयों जो समकालीन शासक था वो था दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में शासन कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। कानड़ देव समकालीन शासक कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। भाइयों, दिल्ली थोड़ी दूर है, तो कानड़ देव चौहान जो समकालीन शासन कर रहे थे अलाउद्दीन के, या फिर ये कह सकते हैं कानड़ देव के समकालीन शासक कर रहा था अलाउद्दीन। तो भाइयों, बात कर लेते हैं अलाउद्दीन के और कानड़ देव के बीच के युद्धों की। जो युद्ध हुए थे इनके बीच में भाइयों, एक बार की बात थी, अलाउद्दीन की सेना जा रही थी गुजरात को और सेना का नेतृत्व कर रहा था उलुग खां। तो दिल्ली के शासक, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने कहा, एक पत्र लिखा कानड़ देव के लिए कि कानड़ देव, हमारी सेना गुजरात के लिए जा रही है और हमें रास्ता चाहिए। तो कानड़ देव ने कहा कि हम रास्ता नहीं देंगे, तू हमारी समझ से बाहर है भाई अलाउद्दीन। तू दूसरे टाइप का आदमी, तू मंदिर तू लूटता है, औरतों को तू उठाता है और फसल हमारी नष्ट होगी जो अलग है, हम रास्ता क्यों दें। फिर दोबारा एक और पत्र लिखा अलाउद्दीन ने कि रास्ता तो देना पड़ेगा। तो आसान से शब्दों में कह दिया कानड़ देव ने कि आके तो देखो कि राजपूतों के खून में अभी भी उबाल बहुत है, सेना लाके तो देख, जालौर में पता चल जाएगा। अलाउद्दीन ने समझदारी वाली बात सोच के उलुग खां को सेना के साथ भेज दिया राजस्थान से बाहर होके गुजरात। गुजरात पहुंच गई अलाउद्दीन की सेना उलुग खां के नेतृत्व में। उलुग खां भाइयों वापस लौट रहा था सोमनाथ मंदिर को लूटकर। वो भूल गया कि जालौर नहीं जाना है और पहुंच गया जालौर की सीमा में। कानड़ देव के भाइयों दो सेनापति थे, देवता और देवड़ा।
ये दोनों सेनापति बड़े खूंखार आदमी है भाई, मतलब कि डॉन टाइप आदमी है, कानड़ देव के बॉडीगार्ड है कि जो कोई दिखो बस काम खत्म। बड़े खूंखार आदमी है। देवता और देवड़ा दोनों के दोनों चाय की चुस्की ले रहे जालोर दुर्ग की छत पे। देखो कि उलुग खां की सेना आ रही है। इनने सोचो कि यार उलुग खां से मना कर दी, तब भी सेना लेके आ रहे है। इनने सोची कि आक्रमण के पर्पज से तो ना करो, आक्रमण तो ना करो जालोर पे। तो कानड़ देव को कानो कान खबर नहीं थी भाई। देवता और देवड़ा ने उलुग खां को पकड़कर बुरी तरह कूट दिया, इसके कपड़े लत्ते फाड़ दिए भाई, जूते चप्पल छोड़ के बेचारा उलुग खां बड़ी मुश्किल से पहुंचा था दिल्ली अपने सुल्तान के पास। भाई यहीं से रोने रोने के लिए, और पहुंच गया दिल्ली रोते रोते। अलाउद्दीन ने पूछा भाई उलुग खां क्यों रो रहा है? उलुग खां कुछ नहीं बोला। उसकी हालत तो देख रहा था अलाउद्दीन की, पेट पेटा के आया कहीं से। फिर पूछा अलाउद्दीन ने कि भाई क्यों रो रहा है, बता तो सही। उसको पानी पिलाया ढंग से, थोड़ा नहलाया धुलाया, कपड़े वपड़े चेंज करवाए। तब जाके कहीं ना कहीं उलुग खां ने एक ही बात कही कि देख अलाउद्दीन, मैं राजस्थान दोबारा नहीं जाऊंगा। अलाउद्दीन ने पूछा भाई क्यों? जब उन लोगों से रास्ता मांगा उन्होंने नहीं दिया, अपन भाग के चले गए। तो बात तो वही थी कि मैं भूल गया था आने से। आते टाइम मैं आ रहा था तो मैं पहुंच गया जालोर की सीमा में। भाई वो देसी राजपूत हैं, देसी पीते हैं और देसी तरीके से ही कूटते हैं। वो लाठी नहीं देखते, फावड़ा नहीं देखते, दराती नहीं देखते, उनको तो कूटने से मतलब होता है भाई। मैं राजस्थान दोबारा नहीं जाऊंगा। अब उलुग खां ने सोचा कि यार ये राजा तो बड़ा तोपसिंह है, कानड़ देव बहुत तोपसिंह है यार, कि दिल्ली के सुल्तान को पहले तो धमकी दे दी, अब हमारी सेना कूट दी। ये तो थोड़ी, फिर भी अलाउद्दीन ने थोड़ी समझदारी वाली बात देखते हुए, समझदारी दिखाते हुए एक व्यक्ति भेजा कानड़ देव के पास। नाम था एन मुल्क मुल्तानी। एन मुल्क मुल्तानी भेजा भाई। तो संधि का प्रस्ताव लेके गया था एन मुल्क मुल्तानी कि एन मुल्क मुल्तानी कहता है कानड़ देव के पास जाकर कि महाराज हमारे सुल्तान ने आपको संधि का प्रस्ताव भेजा है, संधि कर लीजिए। कानड़ देव ने सोचा कि अब संधि करने में क्या बुराई है, संधि कर लेते हैं। संधि कर ली कानड़ देव ने, और अलाउद्दीन ने इनवाइट किया था डिनर के लिए। तो हमारा कानड़ देव चला जाता है डिनर करने दिल्ली। भाइयों बगीचे में बैठे थे, ये तो अलाउद्दीन है भाइयों, और ये है कानड़ देव। बगीचे में बैठे थे, महफिल जम रही थी, लिटिल लिटिल पैक भी चल रहे थे। तो कानड़ देव ने देखा कि अलाउद्दीन ने कुछ ज्यादा ले लिया। कानड़ देव ने कहा कि अलाउद्दीन अब सुबह बात करेंगे भाई, तो ऐसे कर जाके सो जा। अब अलाउद्दीन कह रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शासक नहीं बचा जो मेरा मुकाबला कर सके। कानड़ देव ने कही कि यार कोई बात नहीं यार अलाउद्दीन, सो जा जाके, कल बात कर लेंगे। अलाउद्दीन का तो वही रिकॉर्ड चालू भाई, हिंदुस्तान में कोई ऐसा शासक नहीं बचा जो मेरा मुकाबला कर सके। कानड़ देव ने कही यार बहुत है रही है, सो जा, सुबह बात कर लेंगे, चढ़ रही है तो। फिर दोबारा कहा कि अलाउद्दीन के मुंह से एक लफ्ज ही निकला था कि हिंदुस्तान में, इतने में हमारे कानड़ देव तलवार निकाल लेते हैं और बोलते हैं अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन ठहर गया और कहते हैं कि आज भी राजपूत राजाओं के खून में इतना उबाल है, ऐसी बेइज्जती से तो अच्छा है मैं शान की मौत मरूं। और ये कहकर जालोर आ गया कानड़ देव। ये तो भाई फरिश्ता बताते हैं, फरिश्ता के अनुसार युद्ध का आरंभ ऐसे हुआ था। अब बात कर लेते हैं मूणोत नैन्सी की। मूणोत नैन्सी कहता है कि संधि के लिए भेजा एन मुल्क मुल्तानी को, संधि के लिए भेज दिया एन मुल्क मुल्तानी को, और उस संधि में एक प्रस्ताव दिया था कि जो पुत्र है कानड़ देव का वीरम देव, उसको रहना पड़ेगा अलाउद्दीन के दरबार में।
अलाउद्दीन के दरबार में चला जाता है बीरमदेव संधि के प्रस्ताव को मानकर। भाइयों, अलाउद्दीन की एक पुत्री थी, नाम है फिरोजा। भाइयों, फिरोजा नीट की तैयारी कर रही थी, पटवारी का एग्जाम भी दे रही थी, कोचिंग जाती थी। बीरमदेव भी भाई हमारा आर्मी की तैयारी कर रहा था, रनिंग वनिंग करता था सुबह अच्छे ढंग से। बड़ा सुंदर राजकुमार था, चौहान, बड़ा सुंदर चौहान था भाइयों। फिरोजा आते जाते देखती बीरमदेव को, कोचिंग से आती तो देखती, कोचिंग जाती तो देखती। भाइयों, प्रेम हो गया फिरोजा को बीरमदेव से, और एक दिन फिरोजा ने बीरमदेव से प्यार का इजहार कर दिया कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ कुमार, मुझे आपसे शादी करनी है। बीरमदेव ने कहा कि देख फिरोजा, अपना ऐसा कोई सीन नहीं है, अपन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अपन को इस भर्ती में लगना है, अपनी जनवरी में भर्ती आ रही है, लगन में अपन ऐसे चक्कर में ना पड़े। पापा जी ने मना करिए कि तो अंकल जी ने प्रस्ताव दे रखो या वजह मैं यहाँ हूँ दिल्ली में, नहीं तो मैं मेरी रनिंग वनिंग करता हूँ, कोचिंग कोचिंग जाता हूँ, मैं भी छोड़ के बैठा हूँ कोचिंग है। फिरोजा नहीं मानती है भाइयों, खाना पीना छोड़ देती है। पता चलता है अलाउद्दीन को, अलाउद्दीन आता है फिरोजा के पास कि बेटा क्या हुआ, कैसे खाना नहीं खा रहे। तो फिरोजा पूरा वृतांत बता देती है कि पिताजी, मुझे शादी करनी है बीरमदेव से, मैं बीरमदेव के बगैर नहीं रह सकती। अलाउद्दीन ने सोचा कि यार एक तो घरवाली इतनी चोखी निकली जो मोहम्मद शाह के साथ चक्कर चला के निकल ली, अब यो बेटी को भी चक्कर होगा बीरमदेव से। तो भाई अलाउद्दीन ने सोचा कि चल कोई बात नहीं, नए छोरा छोरी हैं, करा देंगे शादी। अलाउद्दीन ने बुलाया भाइयों बीरमदेव को कि भाई बीरमदेव, फिरोजा करना चाहती है तुमसे शादी, प्रेम करती है तुमसे। बीरमदेव ने साफ इनकार कर दिया, देखो अंकल जी, अपन कर रहे हैं आर्मी की तैयारी, अपन इन चक्कर में ना पड़े, पिताजी ने साफ मना कर रहे थे। अलाउद्दीन ने कहा पिताजी से तो हम बात कर लेंगे, पहले तुम सोच के बताओ, पिताजी को तो हम मना लेंगे। एक रात का टाइम दे दिया बीरमदेव को और कहा या तो सुबह तुम तलवारों का हार पहन लेना या फिर फूलों का हार। भाइयों, बीरमदेव के पास था एक नाइट का टाइम सोचने के लिए, और बीरमदेव मध्यरात्रि को दिल्ली से निकलकर पहुंच जाता है कानड़देव के पास। कानड़देव के पास पहुंच गया भाइयों बीरमदेव, सारी बातें बताता है कानड़देव को कि अपने अंकल जी की लड़की शादी करना चाहती है, पिताजी मुझे नहीं करनी है। सुबह सुबह फिरोजा की आंख खुलती है भाइयों, और सुबह फिरोजा पीछे पीछे पहुंच गई कानड़देव के यहाँ। कानड़देव से कहने लगी कि महाराज, मैं आपके बेटे से प्रेम करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। जैसे तैसे कानड़देव ने इसे समझा बुझाकर वापस तो भेज दिया, लेकिन हुआ वही, फिरोजा ने फिर खाना पीना छोड़ दिया और खुद को बंद कर लिया एक कमरे में। अलाउद्दीन आता है भाइयों, फिर पूछता है कि फिरोजा क्या हुआ। फिरोजा ने कहा या तो मैं मर जाऊंगी या फिर बीरमदेव से शादी करूंगी, अगर बीरमदेव से शादी नहीं करूंगी तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी। तो भाइयों, अलाउद्दीन ने कहा कि बेटा, मैं दिल्ली का सुल्तान किस काम का, अगर मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना कर सकूं। मैं कराऊंगा तुम्हारी बीरमदेव से शादी, लाऊंगा तुम्हारे पास, जिंदा नहीं तो मृत बीरमदेव तुम्हारे चरणों में होगा। भाइयों, ये कह के एक व्यक्ति था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजता है अलाउद्दीन, और सेना पहुंच जाती है सिवाना दुर्ग में। सिवाना दुर्ग के पास घेरा डाल लेती है सेना, और जो सिवाना का शासन संभाल रहा था वो था भाइयों शीतल देव। शीतल देव संभाल रहा था शासन सिवाना दुर्ग का, और एक इसका सेनापति था भावला राजपूत।
भावला राजपूत सेनापति था भाइयों शीतल देव का, शासन संभाल रहा था शीतल देव। इस भावला राजपूत ने कमालुद्दीन गुर्ग के साथ समझौता कर लिया, इसको लालच दे दिया कमालुद्दीन गुर्ग ने, और इस भावला राजपूत ने किले के सारे गुप्त दरवाजे कमालुद्दीन गुर्ग की सेना को बता दिए, और कमालुद्दीन गुर्ग की सेना घुस गई दुर्ग में भाइयों। फिर होता है युद्ध, शीतल देव मारा जाता है और रानी करती है जौहर भाइयों, और 1308 में हुआ सिवाना का साका। सिवाना का साका हुआ भाइयों 1308 में। सिवाना दुर्ग अपने अधिकार में ले लिया अलाउद्दीन ने। फिर अगले चरण में बात है 1311 की, काफी दिन से घेरा डाल के बैठा था जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन। फिर अंत में वही अपनी पुरानी चाल चलता है, और कानड़ देव का एक सेनापति था, नाम है दहिया राजपूत बीका। दहिया राजपूत बीका धोखा कर देता है भाइयों कानड़ देव से। अलाउद्दीन लालच दे देता है दहिया राजपूत बीका को कि मैं तुम्हें यहाँ कल का शासक बना दूंगा, तुम्हें बहुत सारी मोहरे दूंगा, साथ ही साथ हाथी घोड़े दूंगा। भाइयों लालच में आ गया दहिया राजपूत बीका, और गुप्त दरवाजों का पता बता दिया अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन की सेना भाइयों जालोर दुर्ग में घुस गई, और 1311 में साका हुआ भाइयों जालोर का। राजा वीर गति को प्राप्त हो गए, और रानी ने जौहर किया 1311 में। भाइयों जालोर दुर्ग में एक मंदिर है आशापुरा माता का, जो जालोर के चौहानों की कुलदेवी है। इसी आशापुरा माता के मंदिर में कानड़ देव के पुत्र बीरम देव ने अपनी तलवार से खुद का सर अलग करके माता के चरणों में रख दिया, और उसी सर को भाई अलाउद्दीन ले जाकर फिरोजा को दे देता है, और कहता है कि ये लो तुम्हारा बीरम देव। फिरोजा वास्तविकता में प्रेम करती थी बीरम देव से, बहुत प्रेम करती थी। दिल्ली में एक नदी पड़ती है भाइयों यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे सर का अंतिम संस्कार किया हिंदू रीति रिवाजों से फिरोजा ने, और खुद ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। फिर भाइयों अलाउद्दीन ने अपनी बेटी फिरोजा की याद में इसी जालोर दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो राजस्थान की दूसरी मस्जिद थी, अलाई मस्जिद, या फिर इसे कह देते हैं अपन फिरोजा का मकबरा। यह भाइयों राजस्थान की दूसरी मस्जिद थी। राज्य की पहली मस्जिद भाइयों 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। एक संस्कृत पाठशाला जिसका निर्माण करवाया था बीशल देव ने, उस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मस्जिद का जो राजस्थान की पहली मस्जिद थी, जिसको अपन 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं भाइयों। कल जो भाई क्लास होगी अपनी, जो चौहान बचे हैं कोटा के नाडोल के, उनके बारे में होगी। तो आज की जालोर की क्लास, जालोर के शासक आज यहीं समाप्त होते हैं भाइयों। आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे कोटा के नाडोल के